हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ TGT PGT कॉमर्स। जो संभावित डेट बता रहे हैं, संभावित महीना बता रहे हैं, अक्टूबर के सेकंड वीक तक संभावित बता रहे हैं कि भाई आपके TGT PGT कॉमर्स का पेपर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इसमें 4000 कुछ ही वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, इसलिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। TGT PGT जो कॉमर्स है, वैकेंसी भी कम है इसमें TGT PGT के में। ठीक है भाई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दी है लेकर के, जिसमें पुस्त पालन से लेकर के और अंतिम खाते तक जो भी चैप्टर है, यानी कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है। तो इसमें मैंने 131 तक मैंने क्वेश्चंस की वीडियो बना करके डाल दी थी, 4 वीडियो। ये 5वीं वीडियो यानी कि 5वां लेक्चर है मेरा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन सिर्फ वही लाया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं है। इसी तरह का टॉपिक पूछे जाते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके इन्हीं में से पूछे जाते हैं। कम से कम पुस्त पालन से लेकर के और अंतिम खाते तक जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देख लो, 125 क्वेश्चन में से 20 या 25 क्वेश्चन आपके इन चैप्टरों से पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो आपका फाइनल अकाउंट होता है, यानी कि पुस्त पालन से लेकर के फाइनल अकाउंट तक की जो जनरल एंट्री है, बही खाता है, तलपट है, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। तो इसलिए मैं आपके लिए एक सीरीज लाया हूँ। ये 250 क्वेश्चनों की सीरीज है, 270 के आसपास क्वेश्चंस है। धीरे धीरे मैं आपके लिए वीडियो लाऊँ, कि बीच में आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं, किसी कारणवश, किसी काम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इस वजह से मैं आपके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो ज़रूर इनको फॉलो कीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 132 है कि किए गए वास्तविक व्यय से लागत का निर्धारण कहलाता है। जो किए गए वास्तविक एक्सपेंस है वो लागत का निर्धारण कहलाता है। ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष लागत लेखांकन, ऑप्शन सी ऐतिहासिक लागत लेखांकन और ऑप्शन डी मानक लागत लेखांकन। जो वास्तविक व्यय होते हैं वो ऐतिहासिक लागत यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं, जो वास्तविक व्यय होते हैं। ठीक है भाई। कहाँ किए जाते हैं? ऐतिहासिक, यानी कि ऐतिहासिक लागत लेखांकन, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। लेखांकन प्रणाली जो अदत्त व्यय तथा उपार्जित आयों को लाभ की गणना करने के लिए संज्ञान में नहीं लेती, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका दे रखा है दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन बी दे रखा है उपार्जित आधारित प्रणाली, ऑप्शन सी दे रखा है इकरार लेखा प्रणाली और ऑप्शन डी दे रखा है रोकड़ प्रणाली। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि भाई जो आपका लेखांकन प्रणाली है, जो आपकी आउटस्टैंडिंग है और उपार्जित है, यानी कि एक्रूड आय है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो लाभ की गणना के लिए संज्ञान में नहीं लेती, तो वो कौन सी प्रणाली है जो नहीं लेती? आपको मैं बताता चलूँ, वो रोकड़ प्रणाली है, जो आउटस्टैंडिंग और उपार्जित आयों को अपने संज्ञान में नहीं लेती। देखो दोहरा लेखा प्रणाली में आउटस्टैंडिंग की भी एंट्री कर लोगे और उपार्जित आय की भी एंट्री कर लोगे। जो उपार्जन आधारित प्रणाली है उसमें भी और इकरार लेखा प्रणाली में, इन तीनों में इनकी आप एंट्री कर लोगे, लेखा कर लोगे। पर रोकड़ बही प्रणाली में आप इनका लेखा नहीं करने के, ये संज्ञान में लेती नहीं, क्योंकि रोकड़ प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें सिर्फ नगद लेन देन का ही लेखा होता है, यानी कि आपका कितना नगद आ रहा है और कितना आपको नगद दिया है, उसका लेखा सिर्फ कैश अकाउंट यानी कि रोकड़ बही खाता प्रणाली में ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है भाई। तो इसलिए इसमें रोकड़ प्रणाली आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 134। लेखांकन की उपार्जन प्रणाली इस नाम से भी जानी जाती है।
तो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए रोकड़ प्रणाली, ऑप्शन बी व्यापारिक प्रणाली, ऑप्शन सी प्राप्ति प्रणाली और ऑप्शन डी सरकारी प्रणाली। जो उपार्जन प्रणाली है वो व्यापारिक प्रणाली के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 135, किसी ग्राहक को अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। जो बेचे गए माल का लेखा कहाँ से करेंगे भाई? ऑप्शन ए नगद विक्रय के रूप में, ऑप्शन बी उधार विक्रय के रूप में, ऑप्शन डी अंतिम रहते के रूप में, ऑप्शन डी देनदार के रूप में। देखो, अगर किसी ग्राहक को अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचे गए माल का लेखा जो करते हैं वो करते हैं हम अंतिम रहते के रूप में, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के रूप में करते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 136, अशुद्ध ऋण जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया हो, बाद में यदि प्राप्त हो जाए तो उनको क्या कहते हैं? देखो, जो आपके बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स तो हम मानते हैं कि भाई ये प्राप्त नहीं होते, पर कभी कभी क्या होता है किसी ग्राहक से या किसी देनदार से हमें अशुद्ध ऋण के रूप में जो हम पैसे दिए होते हैं वे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसको हम किस खाते में क्रेडिट करेंगे। ठीक है भाई। जो अशुद्ध ऋण प्राप्त नहीं होते उसको कहाँ करेंगे, और जो प्राप्त हो जाते हैं उसको हम किस खाते में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट पूछा है। अब इसमें आपके ऑप्शन है ए देनदार खाते में, ऑप्शन बी विक्रय खाते में, ऑप्शन सी व्यापार खाते में और ऑप्शन डी लाभ हानि खाते में। देखो, अगर कोई अशुद्ध ऋण आपसे प्राप्त हो रहा है यानी कि क्रेडिट हो रहा है तो उसको लाभ हानि खाते में क्रेडिट करेंगे। कहाँ करेंगे भाई? लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई अशुद्ध ऋण हमें प्राप्त नहीं होता तो उसको लाभ हानि खाते में क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं भाई? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर इसमें डी राइट हो जाएगा, लाभ हानि खाते में। क्वेश्चन नंबर 137, आय के मापन का आधार है। जो आय है वो किस अवधारणा के अंतर्गत मापा जाता है? ठीक है, अब ऑप्शन ए मिलान अवधारणा, ऑप्शन बी लेखांकन अवधि अवधारणा, ऑप्शन सी मुद्रा मापन अवधारणा, ऑप्शन डी लागत अवधारणा। जो आपका ऑप्शन ए है वह है मिलान अवधारणा के आधार पर आय को मापते हैं, क्योंकि इसमें हमें देखते हैं कि कितना खर्चा हुआ और कितनी हमने सेल्स करी है, कितने हमें प्राप्त हुए है। ठीक, जो भी हमने बिजनेस करा है उस बिजनेस में हमें कितनी आय प्राप्त हुई है, तो मिलान के आधार पर ही हमारे आय का मापन होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 138, वे एक्सपेंस या वे व्यय जो किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं किस प्रकार के हैं भाई? मान लिया किसी वस्तु की मांग को बढ़ाने के लिए कोई खर्च कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बिक्री व्यय, ऑप्शन बी वितरण व्यय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर किसी वस्तु की मांग को बढ़ाने में जो हम खर्च कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम बिक्री एक्सपेंस, यानी कि सीलिंग, उसको बोलते हैं हम सीलिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं भाई? सीलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, पूर्वदत्त व्यय यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करता है तो क्या करता है भाई? ये कहाँ लिखे जाते हैं? ऑप्शन ए संपत्ति और व्यय, ऑप्शन बी संपत्ति एवं आय, ऑप्शन सी दायित्व एवं व्यय और ऑप्शन डी दायित्व एवं संपत्ति। देखो, जो आपके पूर्वदत्त व्यय है यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक, अगर हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं, देखो पूर्वदत्त व्यय को बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक, और उनकी जो प्रविष्टि करेंगे वो खर्चे के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं भाई? खर्चे के रूप में। इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, संपत्ति एवं एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न समायोजनाओं से पूर्व शुद्ध लाभ
3,60,000 रुपये है, अदत्त वेतन 20,000 रुपये है और पूर्वदत्त बीमा 26,000 रुपये है। उक्त समायोजनाओं के पश्चात लाभ कितना होगा? ठीक है, अब देखो आपका जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है भाई, कितना है भाई? जो आपका नेट प्रॉफिट है वह है 3,60,000, ठीक है। यानी कि इसमें से आप क्या घटाओगे? आउटस्टैंडिंग घटा दोगे। जो आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो 20,000 रुपये घटा दोगे, ठीक। तो अब देखो आपकी जो क्या नाम है भाई, आपका नेट प्रॉफिट है वो है 3,60,000, ठीक। इसमें से आप लेस जो कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दोगे 20,000 रुपये, ठीक। तो हमारे पास 3,40,000 रुपये की अमाउंट बच जाएगी। इसमें आप प्लस कर दोगे प्रीपेड जो भी दे रखे हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 26,000 के। कितने भाई? 26,000 के। तो इनका जब योग हो जाएगा तो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 3,66,000। कितना हो जाएगा भाई? 3,66,000। तो इसलिए इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, 3,66,000 इस प्रकार आएगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 41, चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है। जो आपकी चालू व्यवसाय है उसकी अवधारणा का जो आधार है वो क्या है? ऑप्शन ए स्थायी संपत्तियों के प्रोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का। ऑप्शन बी सहायक कंपनियों के लेखों को उनकी मूल कंपनियों के लेखों में समेकित करने का। ऑप्शन सी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को प्रकट करने का। या ऑप्शन डी आय वितरण में विक्रय या परिचालन सूचनाओं से प्रदर्शित करने का है, ठीक है भाई। जो आपका चालू व्यवसाय की अवधारणा है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थायी संपत्तियों पर, ठीक है भाई। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्थायी संपत्तियों के प्रोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का, ठीक है भाई। जो चालू व्यवसाय की अवधारणा है उस पर ये जो अवधारणा है वो स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगता है जीवन काल पर, तो ये इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 142, लेखांकन विवरणों में संयोगी दायित्व के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन है। किसके अनुपालन है? ऑप्शन ए स्थिरता की प्रथा, ऑप्शन बी मुद्रा मापन की अवधारणा, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता की परिपाटी, ऑप्शन डी प्रकटीकरण की परिपाटी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है किन पर होती है भाई? ऑप्शन ए देनदारों पर छूट प्रदान करने पर, ऑप्शन बी अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में, ऑप्शन सी वित्तीय स्थिरता के लिए संचय बनाने में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो बी राइट हो जाएगा, अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में जो रूढ़िवादिता है, ठीक है, वो इन पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 144, अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है? तो वो अर्जित भी है किंतु अप्राप्त है, ठीक। ऑप्शन ए संपत्ति है, ऑप्शन बी दायित्व है, या ऑप्शन सी हानि है, या ऑप्शन डी पूंजी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि हमारी संपत्ति है। अर्जित है किंतु अप्राप्त आय है, यानी कि अर्जित तो होगी पर हमें अभी प्राप्त नहीं हुई। तो जो आय है वो किस प्रकार की है? वह संपत्ति के रूप में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 145, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है एक, तो किस प्रकार की है? ऑप्शन ए आय है, ऑप्शन बी व्यय है, ऑप्शन सी चालू दायित्व है, या ऑप्शन डी चालू संपत्ति है। अगर भविष्य में माल की आपूर्ति हो रही किसी ग्राहक से और अग्रिम धनराशि है तो किस रूप में होगी? तो वो होगी हमें चालू दायित्व के रूप में, यानी कि करंट लायबिलिटीज के रूप में हमें वो धनराशि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है भाई। क्योंकि जो भी चीज़ हमें एडवांस प्राप्त होती है, अग्रिम प्राप्त होती है, ठीक है, तो उसका लेखा हम आर्थिक चिट्ठे के करंट लायबिलिटीज में करते हैं। कहाँ करते हैं भाई? करंट लायबिलिटीज में करते हैं। इसलिए इसका आंसर
सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, लेखांकन के सिद्धांत आधारित है। जो लेखांकन का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए व्यवहारिकता के आधार पर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत परखता का आधार पर, ऑप्शन सी अभिलेखन में सुविधा पर, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जो लेखांकन है वो जो लेखांकन का जो प्रिंसिपल है, ठीक, वो जो आधारित होता है वो होता है अभिलेखन में सुविधा पर। देखो हर एक प्रिंसिपल यानी कि हर एक चीज़ का जो मोटो होता है वो होता है कि सुविधा, कि उसके अंदर कितनी सुविधा है, ठीक। जो लेखांकन के सिद्धांत है वो अभिलेखन की सुविधाओं पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं? अभिलेखन की सुविधाओं पर आधारित होते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, अप्राप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि क्या होती है? ठीक भाई, जो अप्राप्त ऋण होते हैं, बैड डेब्ट्स होते हैं, उसको पूरा करने के लिए किस राशि का प्रावधान करना होता है? ऑप्शन ए संचय का, ऑप्शन बी प्रावधान का, ऑप्शन सी देयता का, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो प्रावधान करना होता है, ठीक है, वो करना होता है हमें प्रावधान, अलग राशि का जो हमें निर्धारित करनी होती है वो है प्रावधान के रूप में, ठीक है। इसके रूप में भाई प्रावधान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 147, तलपट में दिए गए स्टॉक दिखाया जाता है। जो तलपट में स्टॉक दिखाया जाता है वो कहाँ से दिखाते हैं? देखो आपका तलपट है, ठीक, तलपट के नीचे आपका समायोजना भी दे रखी है। अगर समायोजना में आपका अंतिम रहत्या नहीं है, ठीक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, और वो तलपट के अंदर है, तो उसका लेखा आप कहाँ करोगे? ऑप्शन ए व्यापारिक खाते में, ऑप्शन बी लाभानी खाते में, ऑप्शन सी आर्थिक चिट्ठे में, या ऑप्शन डी व्यापारिक खाते तथा आर्थिक चिट्ठे में। देखो आपको एक मैं बताता चलूँ कि आपका अगर तलपट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की राशि दे रखी है तो उसका सीधा प्रयोग आपका आर्थिक चिट्ठे में करेंगे। कहाँ से करेंगे उसका लेखा? सिर्फ आर्थिक चिट्ठे में। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक समायोजना में दे रखा है तो उसका दो जगह लेखा होगा। कहाँ से होगा? एक तो व्यापारिक खाते में, किस जगह हो गया? क्रेडिट पक्ष में होगा, ठीक। और फिर दूसरा जो लेखा होगा वो आर्थिक चिट्ठे यानी कि बैलेंस शीट की लेफ्ट एसेट साइड में होगा, ठीक है। एसेट साइड में आपके आर्थिक चिट्ठे का योग होता है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक तलपट में दे रखा है तो सिर्फ उसको आर्थिक चिट्ठे में लेंगे, वो भी संपत्ति पक्ष में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 148, कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है? ठीक है। ऑप्शन ए क्रय बढ़ाता है नामे, आय बढ़ाती है जमा। ऑप्शन बी व्यय बढ़ाता है नामे, आय घटाती है जमा। ऑप्शन सी प्राप्त करता है नामे और प्रदाता है जमा। और ऑप्शन डी प्राप्त करता है जमा और प्रदाता है नाम। देखो अगर दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत की बात करें, हम दोहरा लेखा प्रणाली की सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो होता है कि पाने वाले के नाम और देने वाले को जमा, यानी कि पाने वाले व्यक्ति के नाम डेबिट और देने वाले व्यक्ति को नाम क्रेडिट। तो इसलिए इसमें प्राप्त यानी कि जो प्राप्त करता है उसके तो नाम हो जाएगा, ठीक, प्राप्त करता तो नाम हो जाएगा, और जो प्रदाता है उसको जमा हो जाएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देने वाले को ऋणी, पाने वाले को धनी, ठीक है। ये कोटेशन है इसमें। जो दोहरा लेखा प्रणाली का पहला सिद्धांत है, देने वाले को ऋणी और पाने वाले को धनी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 149, दी पहलू अवधारणा के आधार पर लेन देन का अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं। जो आपका दोहरा लेखा प्रणाली है वो किसके आधार पर है? ऑप्शन ए दोहरा खाता प्रणाली, ऑप्शन बी दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन सी एकल लेखा प्रणाली, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 149 जो है और जो दी पहलू अवधारणा है वो है दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है। इस पर होता है दोहरा लेखा प्रणाली। जो इसमें लेन देन होता है दी पहलू की अवधारणा के आधार पर
जो आपकी लेन देन होता है, अभिलेखित होता है, लिखने की कला जो है वो होता है दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर, क्योंकि एक देने वाला होगा और एक पाने वाला होगा, यानी कि एक चीज़ के लिए दो पक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि एक पाएगा तो एक देगा, जब भी आप एंट्री कर सकते हो, अन्यथा आपकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एक पक्ष में करोगे तो दूसरे पक्ष का रह जाएगा और दूसरे पक्ष में करोगे तो पहले पक्ष का रह जाएगा। तो इसलिए दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही द्विपहलू की अवधारणा का अभिलेखित करना होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 150, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा? ऑप्शन ए, कंपनी के प्रबंध निर्देशक का स्वास्थ्य, ऑप्शन बी, कंपनी के माल की गुणवत्ता, ऑप्शन सी, संयंत्र और मशीनरी का मूल्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो, जो मुद्रा की अवधारणा है किसके अनुसार निम्नलिखित में से व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाता है? जो मुद्रा है, ठीक भाई, जो मुद्रा है वो मुद्रा के रूप में, देखो ये जो अवधारणा है किसके रूप में काम करती है? ऑप्शन सी के रूप में काम करती है। कैसे? देखो, संयंत्र और जो मशीनरी का मूल्य है वो किस पर आधारित होता है? वो होता है मुद्रा के। देखो, कंपनी का जो प्रबंधक है, निर्देशक है, स्वास्थ्य है, ये ना इसमें भी नहीं आपका मुद्रा का माप के आधार पर होगा, ठीक। कंपनी के माल की जो गुणवत्ता होती है ये भी मुद्रा के माप के आधार पर नहीं होती है। पर आप जब संयंत्र और मशीनरी यानी कि कोई प्लांट और मशीनरी का मूल्य निर्धारित करते हो तो किस में करते हो? मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार ही तो करते हो। इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 151, यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नामे किया जाएगा? ठीक, यदि कोई माल उधार क्रय किया जाता है तो इसमें से कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? नाम का मतलब होता है डेबिट किया जाएगा, ठीक भाई। इसमें पूछा है जो नामे है, नामी शब्द, ठीक, वो किससे है? वो आपका डेबिट से है, ठीक। और किसको डेबिट करवा रहा है भाई? अगर जब कोई हम माल खरीदते हैं तो क्या करते हैं भाई? परचेस अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं भाई? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या उस व्यक्ति का नाम, ठीक। अगर नगद खरीदते हैं तो व्यक्ति का नाम आ जाएगा, उधार खरीदते हैं तो कैश आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से किसके नाम करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट के नाम कर देंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, ख्याति खाता है। जो आपका ख्याति खाता है वो किस प्रकार का है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता है, ऑप्शन बी वास्तविक खाता है, ऑप्शन सी नाम मात्र का खाता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो आपकी गुडविल होती है वो वास्तविक खाता होता है। क्या होता है? वास्तविक, यानी कि एक्चुअल, ठीक है। इसलिए आपका जो ख्याति खाता है वो वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में कौन सी संपत्तियों पर ह्रास नहीं लगता? ठीक है भाई, किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगेगा? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी प्लांट, और ऑप्शन डी फर्नीचर। देखो, जो आपकी संपत्ति पर ह्रास नहीं लगता वो है भूमि, ठीक है। भूमि पर कभी ह्रास नहीं लगता नियम के अकॉर्डिंग। वैसे तो हम क्वेश्चन में समायोजन में देखा चलता है कि भूमि पर ह्रास है, ये है, पर अगर नियम के अकॉर्डिंग है तो भूमि पर कभी ह्रास नहीं लगता। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, मजदूरी खाते में 500 रुपये गलती से डाल दिए गए जबकि उन्हें मशीन खाते में डालकर पूंजीगत करना था। यह त्रुटि किस प्रकार की है? और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है भाई। तो इसमें ऑप्शन ए लीप की त्रुटि है, ऑप्शन बी छूट जाने वाली त्रुटि है, ऑप्शन सी सैद्धांतिक त्रुटि है, ऑप्शन डी लेखन त्रुटि है। तो इसमें आपकी जो है वो सैद्धांतिक त्रुटि है, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ एरर। क्योंकि मजदूरी खाते में 500 रुपये गलती से डाल दिए। क्या डाल दिए भाई? गलती से डाल दिए। तो मशीन खाते में डालने थे और पूंजीगत करना था, तो यह आपकी प्रिंसिपल ऑफ एरर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 155, प्रारंभिक स्टॉक 15,000 रुपये, क्रय 40,000 रुपये, विक्रय की लागत 52,000 रुपये, विक्रय 57,000 रुपये, सकल लाभ या हानि होगी। ठीक है भाई। अब देखो इसमें आपका क्या करेंगे, जो आपका सकल लाभ है, सकल लाभ या हानि बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय की लागत सॉरी विक्रय और माइनस के विक्रय की लागत। इससे आपका सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात हो जाएगी इस फॉर्मूले से। तो आप क्या करोगे, 57,000 में से आप 52,000 रुपये माइनस कर दोगे, तो जो आपके 5,000 रुपये आवेंगे वो आ जाएंगे सकल लाभ के लाभ में। ठीक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 156, बैंक में भुनाया गया जो बिल होता है वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए संभाव्य दायित्व, ऑप्शन बी चालू दायित्व, ऑप्शन सी चालू संपत्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो बैंक से भुनाया गया बिल होता है वो संभाव्य दायित्व के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से चालू दायित्व है। अब आपको ये बताना कि इनमें से आपका कौन सा करंट लायबिलिटीज है। क्या है भाई, कौन सी आपकी करंट लायबिलिटीज है। ऑप्शन ए आदत मजदूरी है, ऑप्शन बी मशीन पूर्वाधिकारी अंश है, ऑप्शन सी मशीन पर ह्रास का प्रावधान है, ऑप्शन डी अंश लाभ है। देखो जो आपकी करंट एसिस्ट है वो आ जाएगी आपकी आदत मजदूरी। क्या आ जाएगी भाई, आपकी आदत मजदूरी, क्योंकि मशीनरी जो है वो फिक्स होती है, एसिस्ट है। मशीन पर ह्रास है, यू भी एसिस्ट साइड होता है। और अंश पर जो लाभ होता है, शेयर प्रॉफिट जो होता है, ये होता है आपके पहले पॉइंट में। ठीक है भाई, तो आपका इसमें सब जो चालू दायित्व हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी आदत मजदूरी के रूप में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 158, अंतिम रहतिया 53,400, विक्रय की लागत 75,000, सकल लाभ 5,000 रुपये, क्रय 82,000 रुपये, प्रारंभिक रहते का मूल्य होगा। ठीक है भाई। अब इसमें आपका जो ओपनिंग स्टॉक पूछ रहा, ओपनिंग स्टॉक किस रूम कैसे आएगा। देखो जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो आपका आ जाएगा इस तरह। इसमें आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, आप भी इसमें से थोड़ा सा गैस कीजिए कि भाई क्वेश्चन किस तरह सोल्व होगा आपका। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपका ये कैसे आंसर आएगा। बाकी तो भाई हम बतावेंगे आपको कि इसमें क्या क्वेश्चन आपका क्या आंसर आएगा। गैस लगाइए भाई आप। क्वेश्चन नंबर आपका 158 था कि अंतिम रहता 53,400 है, विक्रय की लागत 75,000 रुपये, सकल लाभ 5,000 रुपये, क्रय 82,000 रुपये और प्रारंभिक स्टॉक आपका इसमें ज्ञात करना में। ठीक है भाई, जो फॉर्मूला है इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर क्या हो जाएगा भाई, ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस के परचेस, ठीक, और माइनस के क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखो हमें क्या दे रखा, जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो होता है आपकी 75,000 रुपये, सॉरी कितनी है भाई, 75,000 रुपये है। ठीक, कितनी है, 75,000 रुपये है। और इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक को आपको एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको ओपनिंग स्टॉक को एक्स मानना पड़ेगा। इसमें फिर आप क्या करोगे, इसमें परचेज दे रखा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या हो जाएगा परचेज 82,000 रुपये, ठीक, और माइनस के 53,400 रुपये जो है इसमें आपका वह है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की गुना हो जाए, बाहर बाहर के योग हो जाएगा, अंदर अंदर का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स बाहर आ जाएगा आपका, तो 75,000 प्लस 53,400, ठीक, और माइनस के 82,000 रुपये। तो इसमें क्या करोगे आप, जब आप जोड़ लोगे तो 75,000 और 53,400 रुपये जोड़ करके हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1,28,400 रुपये। ठीक, कितना हो जाएगा भाई, 1,28,400 माइनस के 82,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो
तो आपका जो निकल का आ जाएगा 46,400 रुपये, इस तरह ओपनिंग स्टॉक निकल का आ जाएगा। पहला आंसर इसमें राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। पूंजीगत व्यय को आगम व्यय मानकर खाते में दिखाने से किसका निर्माण होता है भाई। ठीक है, ऑप्शन ए गुप्त संचय, ऑप्शन बी आगम संचय, ऑप्शन सी पूंजीगत संचय और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पूंजीगत व्यय है और उन्हें आगम के रूप में समय हम मान करके दिखाते हैं तो वो आ जाते हैं हमारे पास गुप्त संचय के रूप में। ठीक, इसलिए इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160। व्यवसाय की संपत्ति 21,315 है, दायित्व है 4,120 रुपये, व्यवसाय की पूंजी होगी। ठीक है भाई, तो आपकी जो कैपिटल है, ठीक, कैपिटल है और एसिस्ट है आपके पास। ठीक है भाई, एसिस्ट में से आप लेफ्टिस माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपकी एसिस्ट जो है वो 21,315 है, इसमें से 4,120 रुपये लेस कर दोगे तो आपके पास जो निकल का आएगा वो 17,195 रुपये निकल का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस तरह। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 161। यदि वस्तु विक्रय लागत 1,20,000 रुपये है, सकल हानि की दर विक्रय है 1/4, तो विक्रय की राशि क्या होगी। ठीक है भाई, 1,20,000 को आप इसका 1/4 हिस्सा निकाल दो, 4 तिया 12, यानी कि 30,000 रुपया आपका ये निकल का आ गया क्या, सकल हानि। 1,20,000 में से आप इसको 30,000 रुपये लेस कर दो। ठीक, तो आपका जो आएगा वह आएगा आपका कितना, 1/4 पूछ रहा है भाई इसमें। ठीक है, तो कितना निकल का आएगा भाई, इसमें आपका निकल का आ रहा है भाई 96,000 रुपये, पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा निकल के 90,000 रुपये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखियो भाई कहाँ सी दिक्कत आ रही है, निकाल करके कमेंट कर करके बताइए कि भाई इस क्वेश्चन में कहाँ से दिक्कत आ रही है, कि भाई इसका आंसर सही में 90,000 आएगा या 96,000 रुपये आएगा। देखो भाई इसमें आपका आंसर क्या आता है। हाँ, देखो क्या है, अगर हम 96,000 आएगा, ये कह रहा है जो सकल हानि दर है वो 1/4 है। ठीक है, कितना है 1/4, तो 100 का हम 1/4 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक, अगर ये पूछा जो विक्रय लागत है, जो विक्रय है वो लागत पर है, अगर लागत में हम यानी कि 100 रुपये में अगर 25 रुपये जोड़ दें तो लागत कितनी हो जाएगी, 125 रुपये हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1,20,000 का 100/125। ठीक है भाई, 100/125 कर लेंगे तो इस प्रकार हमारे पास 96,000 रुपये की राशि निकल कर आ जाएगी। कैलकुलेशन कर लेना भाई, 96,000 रुपये इस तरह निकल कर आएगी। ठीक है भाई, या इसको 5 से भी काट सकते हैं, 5 चौक 5 दूनी 10, और भाई 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है भाई, 4 से भी काट लो इसको, 4 से तो कटने का नहीं, इसको इससे काट लो भाई आप। ठीक है, 25 चौका 100, कितने बचेगा भाई, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200। ठीक है भाई, 20 दूनी 40, 20 0 0 20 0 0, 8 दूनी 16। ठीक, और 4 दूनी 8 और 1 9, इसलिए 96,000 इस तरह 96,000 रुपये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, इसमें हमें समीकरण सही बताना। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक स्टॉक प्लस के अंतिम स्टॉक माइनस के क्रय बराबर के विक्रय की लागत। ऑप्शन बी प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस के अंतिम स्टॉक विक्रय की लागत।
ऑप्शन सी क्रय प्लस अंतिम स्टॉक माइनस के प्रारंभिक स्टॉक विक्रय की लागत। ऑप्शन डी अंतिम स्टॉक माइनस के क्रय माइनस के प्रारंभिक स्टॉक और विक्रय की लागत। देखो इसमें जो आंसर है वो हमारा बी राइट हो जाएगा। कैसे? विक्रय की लागत बराबर क्या होता है? प्रारंभिक स्टॉक प्लस के क्रय और माइनस के क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, क्योंकि अभी इसी टाइप का हमने ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे, कौन सा आपको मैं बता दूं, देखो इस फॉर्मूले पे जो हमने क्वेश्चन सोल्व करा है वो करा है 158। ठीक भाई, इसमें प्रारंभिक स्टॉक पूछ रहा था, सॉरी ओपनिंग स्टॉक पूछ रहा था। तो क्या है, हमें विक्रय की लागत दे रखी है यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा हमें, अंतिम रहते दे रखा, परचेज दे रखी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि विक्रय की लागत बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय की लागत बराबर जो हो जाएगा वो होएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस हो जाएगी और माइनस की क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगी। ये फॉर्मूला है, यही क्वेश्चन इसमें दे रखा आपका पूछा हुआ 162 क्वेश्चन में। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा इसका आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 163, बैंक अधिविकर्ष को वर्गीकृत करना चाहिए। जो बैंक अधिविकर्ष है उसको कहाँ दिखाएंगे आप? बैलेंस शीट में किस साइड दिखाओगे भाई? क्योंकि बैलेंस शीट जिस पर आती है, ठीक है, बैलेंस शीट से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब देखो, ऑप्शन ए चालू संपत्ति है, ऑप्शन बी चालू दायित्व है, ऑप्शन सी स्थायी संपत्ति है, ऑप्शन डी स्थायी दायित्व है। जो बैंक अधिविकर्ष होते हैं वो चालू दायित्व होते हैं, बैलेंस शीट के चालू दायित्व होते हैं भाई। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन स्थायी संपत्ति है? अब आपको बताना कि इसमें से फिक्स एसेट कौन सी है। ऑप्शन ए बैंक शेष, ऑप्शन बी निर्मित माल का स्टॉक, ऑप्शन सी ख्याति और ऑप्शन डी छोटे औजार। जो स्थायी संपत्ति है वो ख्याति के रूप में भी आपको प्रदर्शित करनी होती है। ठीक है, तो आपकी जो फिक्स एसेट है वो ख्याति है। क्वेश्चन नंबर 165, एक प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च क्या है? ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी आयगत व्यय, ऑप्शन सी विलंबित आयगत व्यय और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो एक प्रकाशक है और कॉपीराइट को प्राप्त करने के लिए जो खर्च करता है वो पूंजीगत खर्च होता है। क्या होता है भाई? पूंजीगत खर्च होता है। क्योंकि कॉपीराइट क्या होता है, एक कॉपीराइट वो होता है कि भाई इस पर हम क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी कॉपी कर करके बेचता है तो उसको हम क्या करते हैं भाई? कॉपीराइट कहते हैं। तो उस पर जो प्रकाशन खर्च करता है वो होता है हमारा पूंजीगत खर्च। क्वेश्चन नंबर 166, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? जो रूढ़िवादिता का सिद्धांत है उसमें बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम हो उस पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई इसके अंदर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 167, शोध पर किया गया खर्च एक उदाहरण है। अगर किसी शोध पर हम खर्च कर रहे हैं तो किस प्रकार का खर्च है? ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय है, ऑप्शन बी संचालक खर्च है, ऑप्शन सी आस्थगित खर्च है, ऑप्शन डी आंशिक रूप से पूंजीगत और आंशिक रूप से संचालन खर्च। तो इसमें आपका जो आ जाएगा, अगर किसी शोध पर हम कोई खर्च कर रहे हैं, कितना भी खर्च कर रहे हैं, वो आस्थगित संचालन खर्च होता है। क्या होता है भाई? आस्थगित संचालन खर्च होता है। इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 168, एक कर्मचारी को जिसे नौकरी से निकाल दिया गया तो किस प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान हमको करना पड़ेगा? ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय है, ऑप्शन बी संचालन व्यय यानी कि आयगत खर्च है, ऑप्शन सी आस्थगित संचालन खर्च है और ऑप्शन डी गैर व्यावसायिक खर्च है। तो अगर किसी कर्मचारी को हम नौकरी से निकाल रहे हैं तो वो होता है हमारे पास संचालन व्यय यानी कि आयगत खर्च। क्या होता है भाई? वो आयगत खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 169, अशुद्ध ऋण के कारण संभावित हानियों को पूरा करने के लिए निर्धारित होता है। ऑप्शन ए देयता यानी कि लैप्टीज, ऑप्शन बी आरक्षित निधि, ऑप्शन सी प्रावधान, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग देयता। जो आपके अशुद्ध ऋण हैं उनके लिए जो हम प्रावधान करते हैं यानी कि जो राशि निर्धारित करते हैं वो प्रावधान के रूप में करते हैं। ठीक,
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 170, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है। ऑप्शन ए आय की एक मद, ऑप्शन बी एक दायित्व है, ऑप्शन सी पेशगी में प्राप्त आय है और ऑप्शन डी बकाया आय है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एक दायित्व है। जो भुनाए गए बिल पर असमाप्त कटौती है एक दायित्व होता है। ठीक है भाई, तो ये 170 क्वेश्चन हो गया आज की आप पाँचवा लेक्चर था। इसमें मैंने जो पुस्त पालन से लेकर के अंतिम खाते तक जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं वो 270 है। कितने हैं भाई? 270 है। कोशिश करूँगा 2 वीडियो में वे क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। ठीक है भाई, तो आपके टीजीटी पीजीटी का जो पहला टॉपिक है पुस्त पालन से लेकर के अंतिम खाते तक। ठीक, फिर इसी तरह अगला टॉपिक आएगा साझेदारी से, फिर कंपनी आ जाएगा, अंशों के अरहन आ जाएंगे। ठीक है भाई, फिर गैर व्यापारिक संस्थाएं आ जाएगी, किराया क्रय पद्धति आ जाएगी। ठीक भाई, और आपका फिर उसके बाद जो टॉपिक है कौन सा है भाई? किराया क्रय पद्धति है, अधिकार शुल्क है, और फिर उसके बाद जो टॉपिक है आपका, फिर आपका टॉपिक है भाई आकेशंक। ठीक है भाई, और आपका सांख्यिकी। ये टॉपिक तैयार कर रखे हैं। ठीक, जो टॉपिक बचे हुए हैं वे भी जल्दी तैयार हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि आपका अक्टूबर के पहले से आपका कोर्स भी कंप्लीट कराना है और आपकी प्रैक्टिस भी करानी है। प्रैक्टिस चली रही है, ये क्वेश्चन है, आप इनकी तैयारी करिए, दब के करिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर कोई स्टूडेंट अच्छे से अच्छे नंबर ला करके सिलेक्टेड हो जाए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।